आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म के बारे में। और बिलीव मी, अगर आपने इस थियोरी को प्रॉपर्ली समझ लिया तो आप सोसाइटी को कम्प्लीटली डिफरेंट लेंस से देखना स्टार्ट कर दोगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, वाई डज सोसाइटीज़ चेंज? सोसाइटी क्यों बदलती है? क्या रिलीजन सोसाइटी को चेंज करता है? क्या ग्रेट लीडर के इन्फ्लुएंस से सोसाइटी चेंज होता है? या फिर इकॉनमी जो है सोसाइटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है सोसाइटी को चेंज होने में? कार्ल मार्क्स कहते हैं हिस्ट्री को एक्चुअली इकोनॉमिक फोर्सेस डिराइव करती है, और आज हम इसी पावरफुल आइडिया को डिकोड करेंगे। हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री डेवलप नॉट बिकॉज ऑफ आइडियाज़, रिलीजन और मोरालिटी, बट बिकॉज ऑफ मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो हिस्ट्री आइडिया से नहीं, मटेरियल कंडीशन से चेंज होती है। अब आप सवाल आएगा कि मटेरियल कंडीशन क्या होता है? मटेरियल कंडीशन जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, लेबर हो गया, टेक्नोलॉजी, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, किसके पास ओनरशिप है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसके पास लैंड है, किसके पास रिसोर्सेज हैं, मनी है, किसके पास लेबर है, ये सारी चीज़ें जो है वन ऑफ द कंडीशन है। एंड इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है उस वक्त की सोसाइटी का, उस वक्त की सोसाइटी में रह रहे लोगों के बीच में कैसा है। अब अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कहते हैं कि लोग पहले सरवाइव करते हैं, फिर उसके बाद फ़िलॉसफी और मोरालिटी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर किसी इंसान के पास मान लीजिए कि खाना नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो क्या लगता है आपको, वो फ़िलॉसफी डिस्कस करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, है ना। एग्जैक्टली पहले वो सरवाइव करने के बारे में सोचेंगे कि वो खाना कहाँ से लाएं, उनके पास पैसा नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे जिससे वो खाना, देखेंगे कि खाना कहाँ से आएगा, कपड़े, रहने की जगह, ये सब के बारे में सोचेंगे। और एक बार ये सब हो जाए फिर उसके बाद वो सोचेंगे कि ओके, आइडियाज़, फ़िलॉसफी, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और यही मार्क्स का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, यही जो है मार्क्स की जो है सारी थियरीज़ का बेसिस है। अब अगर हम मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म का मतलब क्या होता है, तो सोसाइटी जो है उसका डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक कंडीशन और प्रोडक्शन सिस्टम के बेसिस पर। मार्क्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ जो है वो फाउंडेशन है सोसाइटी का। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ यही जो है एक बेसिक फाउंडेशन है। सोसाइटी कैसे होगी, क्या होगा, ये इकोनॉमी डिसाइड करता है। अब अगर हम इसके मॉडर्न एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि मॉडर्न डेज़, आज के टाइम पे अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो जैसे कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, एआई का बहुत बोलबाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, अब जैसे आज एआई और सोशल मीडिया ने सोसाइटी को कितना चेंज कर दिया है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे ऑनलाइन जॉब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, अब लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। अब ट्रेडिशनल वेज जैसे कि हम ऑफिस जाते थे, उसकी रिक्वायरमेंट्स अब थोड़ी कम हो गई है, लोग घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। अब जैसे अटेंशन इकॉनमी हो गई है, जैसे कि रील्स, इंस्टाग्राम से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये सही तरीके से भी यूज़ होता है। मान के चलिए अगर कोई म्यूनसिपैलिटी फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे से काम नहीं करती है, मान के चलिए कहीं से वो उनको कचरा उठाना होता है तो वो नहीं उठा पाते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो वो अगर सोशल मीडिया पे आ जाए तो वो
उस अधिकारी को वहाँ से उस चीज़ की सफाई करने पे जोर डालती है, क्योंकि पब्लिक के आई में आ चुका है वो सारी चीज़ें। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सही भी यूज़ आ रहा है, और ये सब मिल के सोसाइटी को बदलने में एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहा है हमारी सोसाइटी को। तो अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज हुई है? तो नहीं, फैमिली इंटरेक्शंस भी चेंज हुए हैं। पहले हम जाते थे, अपने फैमिली से मिलते थे, बातें करते थे उनसे, फ़ेस टू फेस बहुत सारा इंटरेक्शंस होता था। अब हमारा इंटरेक्शन जो है वो व्हाट्सएप चैट्स, वीडियो कॉल, फ़ोन, टेक्स्ट, इन सब चीज़ों में सिमट के रह गया है। अब एजुकेशन सिस्टम भी है ऑनलाइन ऑफलाइन में डिवाइड हो गया है। अभी हमें ट्रेडिशनल तरीके से कोचिंग में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सेम जो है मटेरियल हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। सेम क्लासेस, सेम टीचर से हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, है ना। अब यूट्यूब पे हम सारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सब हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। पॉलिटिकल चीज़ें भी अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है सोशल मीडिया पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सब रीसेंट एग्ज़ाम्पल को देखें तो जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी है, जो बहुत ज़्यादा अभी पब्लिक आई में है बिकॉज़ ऑफ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के थे सूर्यकांत जी, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुई, जिसकी वजह से यूथ में बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ गया कि ओके हम अब एक अलग मुहिम स्टार्ट करेंगे, और उसकी वजह से उन्होंने एक अलग सी पार्टी बनाई है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। मेंटल हेल्थ, ये भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि लोग अब जो है खुल के बातें करते हैं अपने कि वो किस तरीके से डिप्रेशन के शिकार हैं, कैसे उनको मदद की ज़रूरत है। वो एकदम ओपनली वो जो है मदद मांगते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। पहले के ज़माने में लोग ये सब को ऐसे ढक देते थे कि नहीं, मतलब कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब जो है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं टाइम बदलते गया, लोग की सोच बदलती गई, लोग खुल के बात करने लगे। तो जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें बदलती गई, सोसाइटीज़ भी बदलते गए, लोग भी बदलते गए, है ना। अब हम अगर इसके मेन आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करें तो मार्क्स कहते हैं कि इट इज़ नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ द मैन that determine their existence but their social existence that determine their consciousness। तो अगर हम इसका सिंपल मतलब समझें तो कहते हैं कि हम जैसे इकोनॉमिक कंडीशन में रहते हैं वैसे ही हमारी थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। मतलब हम जहाँ रहेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, जिस जगह रहेंगे, हमारी सोच भी वैसी होगी, है ना। अब एग्ज़ाम्पल से लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बिलियनर ले लें, बहुत अमीर किसी को ले लें जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, और एक नॉर्मल मिडिल क्लास हम जैसे लोग, या मिडिल क्लास या फिर वर्कर्स की फैमिली को ले ले, उनके बच्चों को ले ले। अब आपको क्या लगता है उन दोनों का जो है वर्ल्ड व्यू सेम होगा? क्या वो दुनिया को देखने का नज़रिया उनका सेम होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि जो दोनों के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, जो बिलियनर हैं उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में एक्सेल करने के लिए, लाइफ में और बेहतर करने के लिए, उनके पास जो बहुत सारे रास्ता है, एक नहीं तो दूसरा नहीं तो कई और रास्ते खुल जाएंगे। पर जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली के बच्चे हैं, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होता है ना। वो स्ट्रगल करते हैं, दोनों के स्ट्रगल डिफरेंट होते हैं, वो है ना, दोनों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट है। और यही कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है ह्यूमन के कॉन्शियसनेस को शेप करता है, कि ह्यूमन कैसे सोचता है, कैसे सोचेगा, क्या बिलीव करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो किस इकोनॉमिक कंडीशन से आता है। अब अगर हम मटेरियल कंडीशन की बात करें कि मटेरियल कंडीशन में क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि प्रोडक्शन है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है, ओनरशिप है और इकोनॉमिक रिलेशंस है। अब अगर आप रीसेंट एग्जांपल से देखो
तो जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं अभी, स्विगी आ गया है, ज़ोमैटो आ गया है, ऊबर आ गया है, ये सब है। क्या वो ट्रेडिशनल वर्कर्स जैसे हैं? आपको लगता है कि ये ट्रेडिशनल जो पहले चलते आ रहे थे वैसे हैं? नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अब ये सारे गिग इकॉनमी के अंदर आ गए हैं, है ना। इनका जो है लेबर का रिलेशन अब ओनर के साथ चेंज हो चुका है, और जब लेबर रिलेशन चेंज होता है तो सोसाइटी भी चेंज होती है। दिस इज़ एग्जैक्टली मार्क्सिस्ट थिंकिंग। यही मार्क्स का थिंकिंग है कि जब रिलेशन बदलता है तो सोसाइटी बदलती है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सोसाइटी गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस करती है, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में आता है कि लेबर के बारे में, मशीनरीज़ के बारे में, टेक्नोलॉजी, टूल्स, रॉ मटेरियल, ये सारे एग्जांपल, जैसे कि फैक्ट्री में मशीन क्या है, एआई टूल्स कैसे हैं, रोबोट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन सिंपल मतलब है कि कौन सी चीज़ें, मतलब कि कौन कौन से फोर्सेस जो हैं जो हेल्प करता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस होने में, प्रोडक्शन, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होने में क्या क्या चीज़ें मदद करती है। क्या वहाँ के वर्कर्स का बहुत काम रोल होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वहाँ पे जो मशीनें होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एआई, वहाँ पे जो टूल्स यूज़ होते हैं, रॉ मटेरियल जितने भी लगते हैं सामान को प्रोड्यूस करने में, वो सारे के सारे आते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। अब आता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टाइम पे लोगों का रिलेशन कैसा है। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ओनर और वर्कर्स के बीच में रिलेशन क्या है, लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स के बीच में रिलेशन क्या है, मास्टर एंड स्लेव के बीच में रिलेशन क्या है, ये सारे के सारे आते हैं हमारे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। अब मार्क्स बोलते हैं कि जब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होता है तो ओल्ड रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ में बदलाव आएगा तो जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अब रिलेशन बदला, जैसे स्विगी ज़ोमैटो में, अब ओनर और वर्कर्स के बीच में वैसा रिलेशन नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था। अब चीज़ें बदल रही है तो सोसाइटी भी कहीं ना कहीं बदलती जा रही है हमारी। यही चीज़ें जो है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जैसे अगर मान के चलो, पहले हम इसी को एक बारी समझते हैं, है ना, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को एक थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि मॉडर्न एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एआई कंपनी अभी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, हम सब एआई यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हर कोई अब इस वक्त जो है एआई यूज़ कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी जो है बहुत सारी कंपनी जो है अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर देता है, बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, कम पैसों पे बहुत ओवर टाइम काम करवाते हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि तुम इतने समय में अगर ये सारे काम नहीं किए तो तुम्हें नौकरी से हम निकाल देंगे। ऐसी कंडीशन आती है, लोग बहुत प्रेशर में आते हैं। अभी आए दिन न्यूज़ आता है कि XYZ कंपनी ने इतने वर्कर्स को निकाल दिया, XY कंपनी के वर्कर ने जो है वर्क प्रेशर में आके खुद को हार्म किया। तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ते हैं, वो सब इसी सब में आता है कि रिलेशन कैसा है उन वर्कर्स का ओनर के साथ। तो जब टेक्नोलॉजी ग्रो करता है ना, तो ये सब होता है, उसके साथ साथ टेंशन भी इंक्रीज़ होता है। तो टेक्नोलॉजी ग्रो करने से फ़ायदे होते हैं, तो साथ साथ एक लॉस भी होता है हमारा कहीं ना, ठीक है। तो मार्क्स बोलते हैं कि यही कॉन्ट्रडिक्शन जो है सोसाइटी को चेंज करता है। यही सारी चीज़ें अभी जो चल रही है, यही सब चीज़ें जो है अब हेल्प करेगी सोसाइटी को यहाँ से आगे चेंज होने में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। अब एक बहुत फेमस मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी के दो पार्ट हैं, ठीक है। एक है इकोनॉमिक बेस, ठीक है, और दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक बेस जैसे कि फाउंडेशंस क्या है, इकॉनमी कैसा है, लेबर, प्रोडक्शन, ओनरशिप, इस सब चीज़ों के बारे में हम इकोनॉमिक बेस में पढ़ते हैं, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर में आता है कि स्टेट, रिलीजन, एजुकेशन, मीडिया, कल्चर, आइडियोलॉजी, लॉ, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। मार्क्स बोलते हैं कि बेस डिसाइड करता है सुपर स्ट्रक्चर को।
ये जो इकोनॉमिक बेस होता है ना कि प्रोडक्शन रिलेशन कैसा होगा, लेबर इकोनॉमी, ये डिसाइड करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा उस सोसाइटी का। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम सोसाइटी की जो इंस्टीट्यूशन को सेव करता है, इकोनॉमिक बेस जो होता है इसको ये सेव करता है। अब जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आज एड्स होते हैं, हमें आजकल के जो एड्स होते हैं वो हमें क्या सिखाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैगी के ऐड है या कोई भी प्रोडक्ट के जो ऐड होते हैं वो हमें क्या सिखाता है कि आप उस चीज़ को और कंज्यूम करें, आप मार्केट जाएं और उसको ख़रीदें। ठीक है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टेन चीज़ जैसे कि कोई बहुत महंगी बैग है LV और ऐसे बहुत सारे बैग हैं, अगर आप वो ख़रीदोगे तो आप अमीर दिखोगे। रोलेक्स की वॉच पहनोगे तो आप अमीर दिखोगे, है ना। आप जो है बहुत सारी महंगी गाड़ियों में चलोगे तो आप अमीर दिखोगे। तो ये सारी चीज़ों को वो जो है एड्स के थ्रू आपको जो है बताते हैं कि आप ये सब ख़रीदो। और वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है कंजम्पशन को प्रमोट करती है कि जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे आप उतना उनका प्रॉफिट होगा, उतना वो प्रॉफिट होगा तो उतना और वो प्रोडक्शन करेंगे, फिर वो उतना प्रोडक्शन होगा तो उतने को वो सेल करना चाहेंगे, फिर आप वो ख़रीदोगे। ये एक साइकिल चलता है ना। मार्क्स के अकॉर्डिंग इवन कल्चर इकोनॉमी से जो है इन्फ्लुएंस होता है। फिर एग्जांपल अभी की सोसाइटी में देख लो आप कि अभी हमारी सोसाइटी में जो है महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगे पर्स, महंगी घड़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं उनका अलग स्टेटस माना जाता है सोसाइटी में, है ना। और ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम अब ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सोचते हैं, अब हमारी सोच भी धीरे धीरे बदलती जा रही है। तो मार्क्स यही बोलते हैं। अब अगर हम हिस्टोरिकल स्टेजेस के बारे में बात करें कि सोसाइटी के कितने स्टेजेस हैं, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरी है। जैसे कि प्रिमिटिव स्टेज स्लेव, उसके बाद स्लेव सोसाइटी आई, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर सोशलिज्म आया एंड देन कम्युनिज्म की बात किया। फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी है ये। ठीक है, अब अगर हम प्रिमिटिव कम्युनिज़्म की बात करें तो इस वक्त क्या था कि कोई भी क्लास नहीं था, मतलब सोसाइटी में कोई डिवीज़न नहीं था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई जो है इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये मेरा है ये तेरा है, और मतलब ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। सब एकदम से आराम से हार्मनी में रह रहे थे, सब साथ रह रहे थे, खुश थे, खा रहे थे, जी रहे थे, आराम से रह रहे थे। पर जैसे लोगों में थोड़ी जागरूकता आई, लोग धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट किए, लोग धीरे धीरे जो है ज़मीनें कब्जाना स्टार्ट किया, पैसे कमाना स्टार्ट किया, तो उसमें जो है लालच बढ़ने लग गया। फिर आता है हमारा स्लेव सोसाइटी, जहाँ पे मास्टर और स्लेव का रिलेशन आता है, जिसमें मास्टर क्या करते हैं, स्लेव को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, मतलब उसको उस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको उस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो स्लेव का उस वक्त सोसाइटी में बहुत बुरा हाल था। पर जब धीरे धीरे ये सब चलता रहा, फिर फ्यूडलिज़म आया, नेक्स्ट सोसाइटी फिर थोड़ी चेंजेस आई तो फ्यूडलिज़म आया, जहाँ पे लैंडलॉर्ड और जो है फ्यूडल, ये सर्फ के बीच में रिलेशन था, लैंडलॉर्ड और सर्फ के। सर्फ जो है वर्कर्स थे और लैंडलॉर्ड्स लैंड ओनर्स थे, जिनके पास ज़मीनें थी और जो ज़मीन पे काम करते थे, ये रिलेशन आया। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इतनी ज़मीनें हैं तो तुम्हें इतने टाइम में इतना उपजा के देना पड़ेगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये सारी जो है चीज़ें सोसाइटी में चलने लग गई थी। जब ये भी जब एक्सट्रीम पे पहुंचा तो इसके बाद नेक्स्ट एक आता है कैपिटलिज़म, जिसमें जो है मेन जो है कंट्रीब्यूशन रहा था कार्ल मार्क्स का, जिसमें बुर्जुआजीज़ एंड प्रोलेटेरिएट के बारे में बात करते हैं। बुर्जुआजीज़ जो होते हैं वो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, मतलब जो जितने ओनर्स हैं ना उनको बुर्जुआजीज़ बोलते हैं, और जो प्रोलेटेरिएट हैं वो लेबरर्स हैं। इनका कहना है कि ये रिलेशन बिल्ड हुआ था जिसमें कि प्रोलेटेरिएट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, ओवर टाइम, कम पैसे में काम करना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो इसी में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा क्लास स्ट्रगल, उसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें जो है कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि जो प्रोलेटेरिएट है ना, इसमें भी डिवीज़न है। एक डिवीज़न है जो क्लास इन इटसेल्फ है और एक क्लास फॉर इटसेल्फ है। इसमें 2 क्लासेस हैं, और ये बोलते हैं कि मतलब
दो क्लासेस हो जाएंगे। ऐसा ये बोलते हैं कि जैसे ही धीरे धीरे लोगों में कॉन्शियसनेस आएगा ना, तो वो क्लास वॉर इटसेल्फ हो जाएगा कि मतलब वो ये देखेंगे कि हाँ, हम सब की प्रॉब्लम एक है, तो फिर वो उस चीज़ के लिए फ़ाइट करेंगे कि हमें इन सब चीज़ों से निकलना। अभी लोग जो है सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। अभी उनको लगता है कि ठीक है, यही लाइफ है, ऐसे ही जीना है, सब ऐसे ही जी रहे हैं, हम भी ऐसे ही जिएंगे। तो इस हिसाब से वो लोग किसी तरीके से जो है कोई धरना नहीं दे रहा, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। पर जैसे ही वो लोग इन सब चीज़ों से जागरूक होंगे, जब उनको लगेगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है उनके साथ और हम सबको मिलके आवाज़ उठानी चाहिए, तब जाके वो क्लास वॉर इटसेल्फ बन जाएंगे और फिर वो लड़ेंगे। और उसके बाद जो सोसाइटी बनेगी वो आएगा सोशलिज़म, ठीक है। और फाइनली जो एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं, कम्युनिज़म, ये कार्ल मार्क्स की फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी के बारे में बात थी कि एक ऐसा सोसाइटी आएगा जहाँ पे कोई क्लास डिवीज़न नहीं होगा, कोई भी किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी, क्लासलेस सोसाइटी होगी, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, सब इक्वल होंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने ये 6 डिवीज़न जो है सोसाइटी का उन्होंने बात किया। अब अगर हम क्लास स्ट्रगल एंड रिवॉल्यूशन की बात करें, तो मार्क्स का मोस्ट रिवॉल्यूशनरी आइडिया है कि हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कि जितनी भी सोसाइटीज़ हिस्ट्री में हम पढ़े, सब में कहीं ना कहीं स्ट्रगल हुआ है, सब में लोगों में कॉन्शियसनेस आई है, लोगों ने उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी है, हर जगह ये चीज़ें हुई है, हर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कैपिटलिज़म में जैसे कि बुर्जुआजीज़ थे, है ना, बुर्जुआजीज़ थे जो ओनर थे, एंड प्रोलेटेरिएट जो वर्कर्स थे, उनमें भी जो है स्ट्रगल होगी और वो फिर सोसाइटी चेंज होगा, है ना। अब रीसेंट एग्जांपल्स हम समझते हैं कि जैसे बिग कॉरपोरेशन होता है, बिलियंस अर्न करते हैं, ठीक है, बट बहुत सारे वर्कर्स उस कंपनी में ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी बहुत कम होती है, लंबे लंबे घंटों तक वो काम करते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस को फेस करते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज़म जो है प्रॉफिट के लिए लेबर को एक्सप्लॉइट करता है। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, आप सबको पता है, हम सबको पता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो वर्कर्स को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्लॉइट करते हैं, वर्क प्रेशर में रखते हैं। अब आप बताओ मुझे कि अगर एक एम्प्लॉई पूरा दिन काम करता है, ठीक है, अगर वो पूरा दिन काम करे और ओनर ह्यूज प्रॉफिट ले जाए, तो क्या इनइक्वालिटी फील होगी? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि अगर उस कंपनी की प्रॉफिट हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है? वर्कर्स की वजह से। अगर हम वर्कर्स उनके साथ काम ना करें तो उस कंपनी की प्रॉफिट नहीं होगी। तो अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, जितना उस कंपनी का हक बनता है उस प्रॉफिट पर, उतना ही हम वर्कर्स का हक बनता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको भी कुछ तो पोर्शन मिलना चाहिए, उनको भी बोनस के तौर पे, या ऐसा, है ना। और यही क्लास कॉन्फ्लिक्ट है कि यहीं पे कुछ टाइम लोग इन सब चीज़ों से, जब लोगों को लगेगा कि अब बस दैट्स इट, अब हमें लड़ना है, तब जाके जो है यहाँ पे सोसाइटी चेंज होगी, ठीक है। अब अगर हम इम्पॉर्टेंस बात करें हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म की, तो इसी थियोरी की इम्पॉर्टेंस बहुत यूज़ है, मतलब इस थियोरी की बहुत इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि एक्सप्लेन करता है कि सोशल चेंज कैसे होता है, ये एक्सप्लेन करता है इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है, ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैपिटलिज़म क्या है ना। ये इन्फ्लुएंस्ड करता है सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों को। इवन टुडे बहुत सारी सोसाइटी, मैनी सोशल मूवमेंट्स इनडायरेक्टली जो है वो मार्क्सिस्ट के एनालिसिस को यूज़ करती है, अभी भी रेलेवेंट है। हमने पहले भी लेक्चर में बात किया था कि कार्ल मार्क्स जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर थे, जिनकी थेरीज़ आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस वक्त की सोसाइटी में थी, और आगे आने वाले टाइम पे भी उतना ही रेलेवेंट होने वाला है। इनके क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमने अच्छी चीज़ें बात की, तो अब हम इनके क्रिटिसिज्म को भी समझते हैं कि लोग इनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या क्रिटिसाइज़ करते हैं इनके बारे में। पहली बात है कि मार्क्स ने इकोनॉमी को टू मच इम्पॉर्टेंस दे दिया, कि मतलब कहते हैं कि मार्क्स ने सोसाइटी को इतना ज़्यादा जो है इकोनॉमी से जोड़ दिया है कि उनको लगता है कि सिर्फ इकोनॉमी ही है जो सोसाइटी को बनाता है या बिगाड़ता है।
ये पहला क्रिटिसिज्म है जो क्रिटिक कहते हैं। दूसरा है, कहते हैं कि सोसाइटी सिर्फ क्लास स्ट्रगल से नहीं चलती। लोगों का कहना है कि कार्ल मार्क्स जो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि क्लास स्ट्रगल होगा, फिर सोसाइटी बदलेगी, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी बनेगी। तो क्रिटिक कहते हैं कि नहीं, सिर्फ क्लास स्ट्रगल से सोसाइटी नहीं बनती, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इनमें रोल प्ले करता है इस सोसाइटी को चेंज होने में। पर मार्क्स जो है सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि क्लास स्ट्रगल। तीसरी क्रिटिक जो है वो ये कहते हैं कि मिडिल क्लास को तो इन्होंने इग्नोर ही कर दिया है। या तो ये सिर्फ कैपिटलिस्ट के बारे में बात करते हैं एंड वर्कर्स के बारे में बात करते हैं, बीच में भी तो लोग हैं, मतलब या तो ये बहुत अमीर और बहुत गरीब के बारे में बात करें, जो नॉर्मल मिडिल क्लास, ये सब कहाँ गए, उनके बारे में भी तो बात करो। मार्क्स ये क्यों नहीं बात करते हैं? तो ये क्रिटिक बोलते हैं। फिर अगले क्रिटिक जो है ये बोलते हैं कि रिलीजन और कल्चर को अंडरस्टैंड जो है, रिलीजन और कल्चर को अंडरस्टिमेट कर दिया। मतलब कार्ल मार्क्स ने तो एकदम रिलीजन और कल्चर को कुछ माना ही नहीं, उन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टिमेट कर दिया। उनका मानना है कि रिलीजन और कल्चर का कोई रोल ही नहीं होता सोसाइटी को चेंज करने में। और यही क्रिटिक कहते हैं कि कार्ल मार्क्स यही गलत हैं, कि उनको लगता है कि सिर्फ इकोनॉमी जो है सोसाइटी को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि रिलीजन और कल्चर नहीं। पर क्रिटिक कहते हैं कि इसका भी उतना ही रोल है, ठीक है। और फिर बोलते हैं कि रिवॉल्यूशन जो है, प्रिडिक्शन हर जगह ट्रू नहीं हुई। मतलब जो कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे बात करा ना कि एक ऐसी सोसाइटी कैपिटलिज्म में जो है एंड पे ऐसा आएगा कि वर्कर्स के बीच में कॉन्शियसनेस आएगी और वो लोग फ़ाइट करेंगे, फ़ाइट बैक करेंगे कि हमारे को इक्वालिटी चाहिए, और फिर जाके एक ऐसे सोसाइटी बनेगी जो क्लासलेस होगी। तो क्रिटिक का कहना है कि रिवॉल्यूशन जो है प्रिडिक्शन करने से नहीं होता, कि मतलब प्रिडिक्ट किया और रिवॉल्यूशन होगी ही सच में, ये चीज़ें हैं। अब इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की अगर हम बात करें, बहुत अब बिगेस्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कार्ल मार्क्स आज भी रेलेवेंट हैं? आपको लगता है कि कार्ल मार्क्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं? मुझे तो लगता है हाँ, आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी आज भी बढ़ती जा रही है, बिलियनर्स अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काम बहुत ज़्यादा उनका बढ़ता जा रहा है, वेजेस उतने दे नहीं रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में ही ले लीजिए, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। कॉरपोरेट जो है कैपिटलिज्म डोमिनेट कर रही है कॉरपोरेट में। जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो भी शिकार हो रहे हैं इन सारी चीज़ों के। तो इवन एआई का डिबेट में भी मार्क्स रेलेवेंट, अब मुझे तो यही लगता है कि इवन जो एआई का डिबेट चल रहा है ना आज, उसमें भी मुझे मार्क्स रेलेवेंट लगते हैं। अब आज दुनिया में जैसे कि हम बात करें कि आज दुनिया में 1% पीपल हैं जिनके पास ह्यूज वेल्थ हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है मेजॉरिटी चंक परसेंटेज जो है वो अमीरों के पास है, और रेस्ट कुछ परसेंट में जो पूरे की पूरी पॉपुलेशन है। तो क्या ये मार्क्स की जो इनइक्वालिटी थ्योरी को सपोर्ट करता है? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो हम सब आज सोसाइटी में देख रहे हैं, आप भी अभी ये चीज़ें सोच पा रहे होगे, ये पढ़ने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, कि है कुछ तो है, रेलेवेंस तो है, क्योंकि आज भी वही सब चीज़ें हो रही है आज भी सोसाइटी में, है ना। तो अब अगर हम इन सारी थियरीज़, इन सारी बातों को अगर हम कंक्लूड करें तो हमने क्या समझा कि सोसाइटी इकोनॉमी से शेप होती है, प्रोडक्शन सिस्टम हिस्ट्री को डिराइव करता है, सोशल स्ट्रगल सोशल चेंज का मेजर रीज़न है ना। और इसीलिए कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में आते हैं, और एक बहुत ही ग्रेट थिंकर मेरे हिसाब से ये हैं जिन्होंने उस ज़माने में ये थ्योरी दिया, और आज भी उतना ही रेलेवेंट, इतने सालों बाद भी आज भी उतना ही रेलेवेंट इनका जो है दिया हुआ कंट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म को। और आपको ये लेक्चर अगर यूज़फुल लगता है तो आप आगे के लेक्चर के लिए भी इंतज़ार कर सकते हैं। अगला हम क्लास स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।